हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एक मिनट। थोड़ा सा सफोकेशन हो जाता है। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप सभी ठीक हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप सभी भी ठीक ही होंगे। चलिए, कल हमने पिछले क्लास में शायद हमने कुछ सेल के बारे में, बेसिक सेल के बारे में कुछ पढ़ाई करा था, लेकिन आज सेल को छोड़ मतलब सेल को आगे टॉपिक को हम लोग बढ़ाएंगे आगे की ओर। ठीक है, चलिए। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, जहां तक हमको पता है कि हम बताए थे आप सभी को कि सजीव कोशिका के बारे में बताए थे। आई थिंक हमको लगता है, एक मिनट। ठीक है, यानी पिछले क्लास में हम आप सभी को बताए थे बाबू की कोशिका जो होती है वो हमारे जीवन की क्या चीज है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी इस पृथ्वी स्थल पर जितने भी जीव उपस्थित है उनकी जो अंग है वो कोशिकाओं से ही मिलकर बना हुआ है। और इसमें हम आप सभी को बताए थे कि जो हमारे रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले कोशिकाओं का खोज किया गया था बाबू, उन्होंने, है ना, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं का खोज किया। और वो कैसी कोशिका थी? तो बिल्कुल भी मृत कोशिका थी, यानी निर्जीव सेल थी, है ना। यानी कैसा कोशिका था? निर्जीव सेल थी। और उस कोशिका का खोज जो है उन्होंने 1665 ईस्वी में किया था। एक बार थोड़ा सा रिकैप करवा दे रहे हैं हम। 1665 ईस्वी में क्या किया था इन्होंने? कोशिकाओं का खोज किया था। और वो कैसी कोशिका थी? तो बिल्कुल भी नॉन लिविंग सेल था। कैसा था? नॉन लिविंग, यानी इसमें कोई जरान प्राण वगैरह कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसमें कोई जान प्राण नहीं था जी। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था कि माइक्रोस्कोप से, यानी जो रॉबर्ट होते हैं, जिस माइक्रोस्कोप से खोज किए थे कोशिका का, उसमें उनको मधुमक्खी के समान, एक छत्ते के समान, जो मधुमक्खी की जो छत्ता होता है उसी के समान उनको संरचना दिखाई दी थी। ठीक है, और उन संरचनाओं का कुछ आकार जो था कुछ ऐसा था। हमने आपको कल शायद बताया भी था इस चीज को। ठीक है, कि उनकी जो कोशिकाओं का जो आकार था लगभग कुछ ऐसा आकार का था। ठीक है, यानी कुछ ऐसा करके मान लेते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के समान था, जो कि कोशिकाओं का आकार जो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जो किए थे। ठीक है, इसके बाद हमने कहा था कि रॉबर्ट हुक ने इसका खोज जो है वो कॉर्क की मदद से किया था। यानी कॉर्क क्या होता है? तो कॉर्क के कहने का मतलब है कि एक तरीके से पेड़ का छाल, यानी पेड़ की सबसे बाहरी जो परत होती है वही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क। यानी एक तरीके से छाल को हम लोग कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, यानी कॉर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? छाल बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था? तो इनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई थी, जो बताया भी थे हम पिछले क्लास में कि माइक्रोग्राफिया नाम की इनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई थी, है ना। उसके बाद हम लिविंग सेल पे आए थे। तो लिविंग सेल का खोज किसने किया था? तो एंटी लेयुवन हुक ने किया था। और कब किया था? तो 1674 ईस्वी में किया था। ठीक है, और उन्होंने एक जीवाणु के माध्यम से कोशिकाओं का खोज किया था। उन्होंने एक बैक्टीरिया यानी सूक्ष्म जीवों के माध्यम से उन्होंने कोशिकाओं का खोज किया था। और उन्होंने खोज करने के साथ साथ ये भी बताया कि उनके जो अंग के अंदर की आंतरिक कोशिकाएं हैं वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं? हरकत कर रहे हैं, यानी मूवमेंट कर रहे हैं। तब उन्होंने उस सेल को क्या नाम दिया? तो लिविंग सेल नाम दिया। ठीक है, तब से हम लोग जीव विज्ञान के पिता किसको जीव विज्ञान बोल रहे हैं कि यानी बैक्टीरिया के पिता किसको कहते हैं जी? तो एंटी लेयुवन हुक को हम लोग जीवाणु के पिता भी कहते हैं। फिर बैक्टीरिया मतलब जीवाणु ही होता है। ठीक है, इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कि विश्व में सबसे बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, लंबी कोशिका और मनुष्य में लंबी छोटी लंबी कौन होती है, सारे के सारे हम आज पढ़ेंगे। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पहला हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ने का, समझने का, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अगर ना समझा जाए तो कोई भी चीज़ जो है हम लोग को समझ में नहीं आएगा, है ना। पढ़ाई का मतलब जो है स्लोली प्रोसेस से ही होता है। ठीक है, कभी भी शुरुआत जो होती है छोटी चीज़ से ही होती है। अगर मान लीजिए अगर सीढ़ी पर हम लोग ना चढ़े तो छत पर पहुंच पाएंगे जी? कभी संभव नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं एक बेसिक जो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और यही बेसिक जो हमारा सेल है। और सेल जब तक हम लोग अच्छे से ना पढ़े, अगला जो टॉपिक है हमारा टिश्यू वो क्लियर नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं जान पाएंगे कि आखिर सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे हैं कैसे, हमारे लाइफ में इनका रोल क्या है। तो पहले सबसे पहला बात कि बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो वही हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है सेल। और सेल में हम लोग पढ़ लिए लिविंग, नॉन लिविंग पढ़ लिए, है ना। लेकिन इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग क्या कि
इसमें पहले पढ़ते हैं कि विश्व या फिर संसार, ठीक है, विश्व या फिर संसार। संसार की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। यानी कोई आपसे बोल दे कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका है, या फिर स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड बोल सकता है आपसे कि स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड किसे कहते हैं, तो क्या बोलेगा आप लोग? इसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम होता है जी? इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। एक मिनट रुक जाइए। इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। इसका नाम है क्या जी? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा ही जो होते हैं विश्व की क्या चीज है? सबसे छोटी कोशिका है, यानी जिसकी आकार जो होता है लगभग कितना होता है जी? तो 0.1 म्यू मीटर, ठीक है। अच्छा, mm भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसकी जो आकार होती है कितना होता है? तो 0.1 म्यू मीटर, है ना। और यहाँ पे कभी कभी आपसे सवाल भी इसमें पूछ देता है कि जो विश्व की सबसे छोटी कोशिका है उसका दूसरा नाम क्या होता है, या फिर इसका पूरा नाम कभी कभी पूछ देता है कि पूरा नाम इसका क्या है। जैसे कि हम लोग का भी नाम है, आपका भी नाम हुआ, तो बोलते हैं कोई नाम दिया, बोले कि हाँ क्या नाम है, तो अभिषेक, ठीक है। तो बोलते हैं अभिषेक, तो पूरा नाम क्या है, तो बोलते हैं अभिषेक कुमार। तो वैसे ही माइकोप्लाज्मा का भी दूसरा नाम क्या है, हमारा पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है पूरा नाम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। यानी इसका पूरा नाम क्या है जी? तो इसका नाम है पूरा नाम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। यानी इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलेंगे? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, यानी इसको क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, यानी विश्व की सबसे छोटी कोशिका है। अगर कहीं पे यहाँ पे पूछ देता है कि इसका दूसरा नाम क्या होता है जी, तो क्या बोलेगा? इसका दूसरा जो नाम है, इसका नाम होता है दूसरा पीपीएलओ। क्या नाम है इसका? पीपीएलओ। और पीपीएलओ का कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ देता है, ठीक है। पिलेरो पुनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यानी क्या है बाबू? ये विश्व की सबसे छोटी कोशिका है, ठीक है। यानी विश्व की सबसे छोटी कोशिका का हम लोग क्या बोले कि संसार की जो सबसे छोटी कोशिका होगी, या फिर विश्व की जो सबसे छोटी कोशिका होगी, उसको हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा का जो आकार होता है लगभग, और इतने छोटे आकार हैं, देख सकते हैं आप लोग कितना, 0.1 म्यू मीटर, है ना। चाहे म्यू मीटर बचाए मिलीमीटर भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये छोटा इकाई है, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि माइकोप्लाज्मा का ये पूरा नाम क्या होता है, तो माइकोप्लाज्मा का पूरा नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम भी बोलते हैं, कहीं कहीं कयूमा भी दे देता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका नाम है दूसरा पीपीएलओ। क्या नाम है इसका? इसका दूसरा नाम है पीपीएलओ, है नहीं। इसको क्या बोलते हैं? पोलिरोपुन्मुनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? पोलिरोपुन्मुनिया लाइक, चाहे न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। यहाँ पे पी जो होता है वो साइलेंट होता है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाबू की विश्व की जो होगी हमारी सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी। तो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी बाबू? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग विश्व, या फिर संसार भी लिख सकते हैं हम लोग, विश्व या फिर संसार। संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, यानी संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या हो सकती है बाबू? तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या होगा? तो सबको पता होगा। इससे क्या होता है? तो शुतुरमुर्ग की क्या होते हैं? अंडे होते हैं, है ना। या क्या होते हैं? शुतुरमुर्ग, ठीक है ना। शुतुरमुर्ग ऐसे लिखा था ना जी, ठीक है, देख लीजिएगा। शुतुरमुर्ग का क्या होता है? तो अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, और इसका जो व्यास होता है लगभग कितना होता है? तो 170 गुने 135 mm, ठीक है। यानी 35 mm इसका क्या होता है? इसका आकार होता है। यानी विश्व की हमारे क्या है? सबसे जो छोटी बड़ी कोशिका है उसका लगभग जो आकार होता है 170 गुने 135 mm जो होता है इसका आकार होता है ना। इसके बाद हमने कहा कि
विश्व की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तो लंबी कोशिका यानी कहने का मतलब है कि अगर बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमंस में आ जाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं मस्तिष्क का न्यूरॉन सेल, तो न्यूरॉन सेल तो एक तरीके से हमारा एक तरीके से ह्यूमन का न्यूरॉन सेल है, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है। ऐसे अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं कि विश्व की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो मानव शरीर का, मानव मस्तिष्क का, है ना, क्या बोलते हैं उसको, मस्तिष्क, है ना, मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का सेल बोल सकते हैं, ग्रेन्यूल सेल, ग्रेन्यूल सेल, ठीक है। और जो कि बनी होती है किसका, तो न्यूरॉन की बनी होती है, ठीक है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि संसार की सबसे लंबी कोशिका क्या है हमारा, तो न्यूरॉन सेल होती है। क्या होता है, न्यूरॉन सेल होती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे बाबू, यहां तक समझने में किसी कोई समस्या? चलिए इसको एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, देखते हैं क्या बोले कि संसार की सबसे छोटी कोशिका हमारी क्या होगी, तो माइकोप्लाज्मा। क्या होगा जी, माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा का पूरा नाम क्या है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, है ना। उसके बाद हमने कहा कि पीपीएलओ, इसका दूसरा नाम क्या है, तो पीपीएलओ। और पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होगा, तो प्लीरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी छोटा आकार का होता है। और माइकोप्लाज्मा का जो आकार लगभग वो कितना होगा, तो 0.1 एम, जो 0.1 म्यूमीटर यानी छोटा इकाई है एक तरीके से, ठीक है। आगे हमने कहा कि विश्व की यानी विश्व या फिर संसार की सबसे बड़ी कोशिका जो होगा क्या होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। उसके बाद हमने कहा कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा, सबसे मानव मस्तिष्क का यानी संसार की सबसे लंबी कोशिका है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि संसार की जो सबसे लंबी कोशिका होगी वो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, तो मानव मस्तिष्क का जो ग्रेन्यूल सेल होता है यानी हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है उसको बोलते हैं न्यूरॉन सेल, ठीक है। तो न्यूरॉन को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि संसार की सबसे लंबी कोशिका। और ये सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं मानव में भी सेम कंडीशन में दर्शाए जाते हैं। कोई दिक्कत? आगे चलिए, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे बाबू, आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे क्या हमारा, आगे कहने का मतलब है कि आगे हम लोग पढ़ेंगे किसमें बारे में, देखिए यहाँ पे ये आगे बोल रहे कि जैसे हम संसार में पढ़ लिए तो अब हम किसमें पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मनुष्यों में, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में पढ़ेंगे कि मनुष्य में क्या है। तो हम लोग बोलते हैं कि मानव की मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, यानी मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा जी, ये बताएंगे। यानी मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, फीमेल ओवा। क्या हो जाएगा, फीमेल ओवा। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं महिला का अंडाणु। क्या बोलेंगे बाबू, महिला अंडाणु, ठीक है। यानी महिला क्या बोल सकते हैं, अंडाणु। यानी महिला का जो ओवम होगा यानी फीमेल जो ओवा होंगी वो भी मनुष्य की सबसे क्या है, बड़ी कोशिका है ना। अगर बात करें हम लोग मनुष्यों में तो मनुष्य की चाहे मनुष्य के चाहे मानव की, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका। तो मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, कोई बताएंगे। मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो मेल का स्पर्म होता है, यानी क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मेल स्पर्म, ठीक है। या फिर उसको बोल सकते हैं पुरुष का शुक्राणु, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुरुष का शुक्राणु, ठीक है। यानी हम लोग क्या बोले कि मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो मेल स्पर्म होती है, यानी मनुष्य की ये कोशिका है, मनुष्य की क्या है बाबू, एक कोशिका है जो कि सबसे छोटी इकाई में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद हमने कहा, इसके बाद हमने क्या कहा कि हाँ, कि अब हम पढ़ेंगे कि मनुष्यों में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आगे हम लोग कि मनुष्यों में सबसे लंबी कोशिका, तो मनुष्यों में सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगा बाबू, तो मनुष्यों में सबसे लंबी जो कोशिका होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूरॉन सेल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, न्यूरॉन सेल, ठीक है।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? न्यूरॉन सेल। यानी मानव शरीर की सबसे लंबी, बड़ी और छोटी कोशिका को हम लोग क्या कर लिया? अध्ययन कर लिया। देखा हमने कि मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो फीमेल ओवा, सॉरी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो फीमेल ओवा को हम लोग बोलते हैं, और सबसे छोटी किसको कोशिका किसको बोले जी? तो हम लोग बोले पुरुष का शुक्राणु। उसके बाद हमने कहा कि मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन सेल। यहाँ तक दिक्कत किसी को समस्या नहीं। अब जैसे जैसे हमारे अंदर बाबू कोशिकाओं का विकास होते गया, ठीक है, अब हमने देखा पहले कि निर्जीव कोशिका का भी खोज कर लिया, सजीव कोशिका का भी खोज कर लिया। अब हमने ये भी देख लिया कि विश्व में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, छोटी कोशिका क्या है, लंबी कोशिका है। मानवों में हम लोग पढ़ लिया कि मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या है, बड़ी कोशिका क्या है, छोटी कोशिका क्या है। ये सारे चीज हमने दर्शन कर लिया। लेकिन अब हम लोग को ये पता करना है कि हमारा जो कोशिका होता है या फिर जितने भी सजीव प्राणी है उसके कोशिका जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं? अनियमित आकार के हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा भी कोशिका है, इसको मान सकते हैं कोशिका का आकार हमारा ऐसा भी हो सकता है, कोशिका का आकार हमारा क्या है? ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कोई आकार नहीं है, इसका आकार कोई बाबू नहीं है। एक मिनट, इसका कोई आकार नहीं है, यानी कोशिकाओं का हमारे पास कोई आकार नहीं है। यानी कहा जाए तो एक तरीके से हमारा जो कोशिका है उसका एक अनियमित आकार का होता है। यानी जंतुओं की जो कोशिका होती है बिल्कुल क्या होती है? अनियमित आकार की होती है। लेकिन ये कंडीशन कहीं ना कहीं पादपों में भी दर्शाया जाता है, लेकिन नहीं। यहाँ पे सवाल पूछा कि पादप की कोशिका जो होती है नियमित होती है कि अनियमित? तो हम लोग बोलते हैं कि पौधों की जो कोशिकाएं होती है एक तरीके से नियमित होती है, लेकिन पौधों के यहाँ पे हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। बात किसका कर रहे हैं? तो हम कोशिकाओं का सिर्फ बात कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कोशिकाओं का जो आकार होगा वो कैसा भी आकार के हो सकता है, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि ये जितने भी कोशिकाएं पाए जाएंगे इनके जस्ट बीचों बीच में या फिर कहीं एक भाग में ये केंद्रक भाग होगा इसका, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं ये क्या होगा? एक भाग होगा जिसको हम लोग क्या बोले? जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं जी? केंद्रक, ठीक है। और केंद्रक को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस बोलेंगे। और यही न्यूक्लियस का खोज जो है बाबू किसने किया था? तो यही न्यूक्लियस का खोज जो है बाबू किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। यानी रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का सबसे पहले खोज किया कि कोशिकाओं के मध्य कुछ पाए जाते हैं। उन्होंने उसका क्या नाम दिया? तो न्यूक्लियस नाम दिया। और इन्होंने कब किया था बाबू? तो इन्होंने किया था 1800 लगभग 31 में। 1831 में इनका खास डेट है, याद रखिएगा। एग्जाम में हमेशा लगभग क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है, कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र का खोज कब किया था? तो क्या बोलेगा? तो 1831 में, ठीक है। अब जैसे जैसे हमारे पास कोशिकाओं का विकास होने लगा तो हम लोग क्या माने कि जैसे हम लोग बोले कि प्रत्येक सजीवों का जो अंग है वो कोशिकाओं से ही मिलकर बना हुआ है ना। लेकिन यहाँ तक सबने दे दिया कि सजीव कोशिका का खोज किसने किया, निर्जीव कोशिका का खोज कौन हो गया, दुनिया में बड़ी कोशिका कौन है, छोटी कोशिका कौन है। यहाँ तक ये भी पता चल गया कि हमारे कोशिका का जो आकार है वो अनियमित है, लेकिन ये अनियमित होने के खास इसके भी केंद्र में कुछ पाए जाते हैं, ठीक है। अब केंद्र में पाए जाते हैं लेकिन ये नहीं पता है अभी तक डिसाइड हुआ है। यानी यहाँ तक हम लोग क्या पढ़ लिए यहाँ पे ध्यान समझिए। क्या क्या पढ़े बाबू? पहले ध्यान समझिए, रिपीट कीजिए। पहला हमने पढ़ा कि निर्जीव कोशिका का खोज हो गया, उसके बाद सजीव का हो गया, उसके बाद दुनिया में बड़ी कोशिका का देख लिए, छोटी कोशिका का देख लिए, उसके बाद लंबी कोशिका का देख लिया, मनुष्यों में लंबी, बड़ी और छोटी, ये तीनों चीज देख लिए। लेकिन हमने एक खास बात क्या कहा? खास बात ये कहा कि हमारे कोशिकाएं जो होती है कोशिकाओं के मध्य में कुछ पाया जाता है, जिन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने इसका क्या नाम दिया? तो इसका नाम दिया न्यूक्लियस। यानी रॉबर्ट ब्राउन भी इसका नाम करता भी रॉबर्ट ब्राउन ही थे और खोजकर्ता भी कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन ही थे। लेकिन यहाँ पे अभी भी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि आखिर जो कोशिकाओं का निर्माण होता कैसे है। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है ना। आखिर कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं तो ये पता कैसे चला कि कोशिकाओं का आखिर मतलब निर्माण कैसे होगा। तो इसके लिए हमारा क्या आया था? इसके लिए हमारा आया सेल थ्योरी। क्या आया? सेल थ्योरी। इसके लिए हमारा आया सेल थ्योरी। इसके लिए हमारा सेल थ्योरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? कोशिका सिद्धांत, ठीक है। यानी कोशिका सिद्धांत जो है सबसे पहले किसने दिया बाबू?
यानी हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कोशिकाओं का खोज हो गया, लेकिन सजीव कोशिका का भी खोज हो गया, निर्जीव का भी हो गया, सब चीज का खोज हो गया, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि आखिर कोशिकाओं बनते कैसे हैं, चाहे कैसे इसका निर्माण होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये कोशिकाओं को बाबू इन्होंने दो कैटेगरियों में क्या किया था, बांटा था। यानी इनको जो रॉबर्ट क्या बोलते हैं, रॉबर्ट न्यूक्लियस क्या बोलते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र का खोज किया। उसके बाद हम किसका प्रतिपादन पढ़ेंगे, तो सेल थ्योरी का प्रतिपादन पढ़ेंगे। यानी सेल थ्योरी में हम लोगों ने क्या देखेंगे, तो सेल थ्योरी में हम लोग देखेंगे बाबू कि इनमें मुख्यतः खास बात यह है कि इसमें बताया गया था क्या, पहला बात कि इसके बाबू खोजकर्ता थे दो वैज्ञानिक। पहला सेल थ्योरी दिया गया था 1838 में। कब दिया गया, 1838 से 1839 में, यानी 1838 और 1839। यानी ये दो ऐसा ईस्वी बाबू, दो एक ऐसा साल है जिस वर्ष हमारी कोशिकाओं का सिद्धांत दिया गया था। एक तरीके से जंतुओं के जगत में और एक तरीके से पादपों के जगत में, यानी अलग अलग सिद्धांतों को एक कैटेगरी में बांट करके, है ना, स्लाइडेन और स्वान नामक एक वैज्ञानिक ने कोशिकाओं का सिद्धांत दिया था। लेकिन इसको भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, है ना। पहले का नाम क्या था, पहले का नाम था स्लाइडेन, ठीक है, स्लाइडेन। और दूसरे का नाम क्या था, दूसरे का नाम था स्वान, ठीक है, SW स्वान बोलते हैं इनको। इनका नाम क्या था, स्वान। यानी दो ऐसे वैज्ञानिक थे बाबू जिन्होंने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इन्होंने भी अलग अलग कैटेगरियों में, यानी अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी यहाँ पे जो स्वान आपको नजर आ रहा है, इन्होंने लगभग कब, तो 1839 में, ठीक है। और इन्होंने कब बाबू, तो 1800 लगभग 38 में, 1838 में। यानी 1838 में स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने, इन्होंने किसके क्षेत्र में, तो वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में, यानी एक मिनट, वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में, वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में, यानी वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन किया। और इन्होंने बाबू जंतुओं के क्षेत्र में, इन्होंने जंतुओं के क्षेत्र में क्या किया, इन्होंने जंतुओं के क्षेत्र में अपना क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। यानी दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले कोशिकाओं का सिद्धांत तो दिया, लेकिन किस क्षेत्र में दिया, तो दोनों ने अलग अलग कोशिकाओं का क्षेत्र सिद्धांत जो है अलग अलग क्षेत्र में दिया, ठीक है। यानी इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा, पहला पॉइंट इनका खास ये होता है, इन्होंने क्या कहा था, दोनों ने मिलकर कहा था कि प्रत्येक जो सजीवों का जो अंग है एक तरीके से कोशिकाओं से ही मिलकर बना हुआ है। यानी प्रत्येक सजीवों का जो अंग है वो कोशिकाओं से ही मिलकर बना हुआ है, प्रत्येक सजीवों का जो अंग है वो कोशिकाओं से ही मिलकर बना हुआ है। यानी यानी करने का मतलब है कि प्रत्येक जीवों का जो शरीर होता है एक या फिर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या बोले यहाँ पे, कि प्रत्येक जीवों का जो अंग है एक कोशिकाओं से लेकर के अनेक कोशिकाओं से लेकर क्या बने होते हैं बाबू, तो इनका शरीर का निर्माण हुआ रहता है। दूसरा खास बात इसमें यह होता है कि इसमें इन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक जो कोशिका होगी उत्पत्ति उसकी उत्पत्ति जो होगी एक कोशिका से ही होगी। यानी प्रत्येक जो अंग होंगे, प्रत्येक जो शरीर होंगे, यानी प्रत्येक जो कोशिका होगा, क्या बोला, प्रत्येक जो कोशिका होगा, प्रत्येक जो कोशिका होगा, कोशिका होगा उसका निर्माण जो है एक तरीके से एक कोशिका से ही होगा। यानी क्या बोला इन्होंने, इन्होंने कहा कि प्रत्येक कोशिकाओं का जो निर्माण होगा एक तरीके से क्या होगा, तो एक कोशिका से ही होगा। क्या होगा बाबू, तो लिख लेते हैं इसको, पॉइंट लिख लीजिए, प्रत्येक 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 कोशिकाओं का निर्माण एक प्रत्येक कोशिकाओं का निर्माण एक कोशिका से होता है। यानी प्रत्येक कोशिका जो निर्माण होगा कैसा होगा बाबू, तो एक कोशिका से ही होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग जो है मान लीजिए ह्यूमन्स को लेते हैं, तो ह्यूमन में क्या होते हैं, तो एक हमारा होता है पेरेंट सेल, है ना। मान लीजिए पेरेंट हमारे दो प्रकार के हैं, पेरेंट सेल लेते हैं यहाँ पे। तो पेरेंट सेल में हमारे क्या क्या उपस्थित है, तो हमारे एक मेल पेरेंट्स उपस्थित हैं, मेल
पेरेंट्स, और दूसरा हमारा क्या है, फीमेल पेरेंट्स, फीमेल पेरेंट्स, ठीक है। और ये दोनों के संयोग से हमारा क्या होता है बाबू, तो हम लोग क्या करते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करेंगे जी, तो जाइगोट का। किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट, जाइगोट। और जाइगोट से हमारा क्या बनता है, तो जाइगोट से हमारा बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से हमारा क्या बनता है, फियोटस। यानी फियोटस को हम लोग क्या बोलते हैं, फियोटस को हम लोग बोलते हैं गर्भ, ठीक है। और गर्भ में क्या बनेगा बाबू, तो फिर इसमें बच्चा का निर्माण होता है, यानी चाइल्ड का निर्माण होगा, यानी बच्चा का एक तरीके से क्या होगा, इसमें निर्माण होगा, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि पहले जो क्रिया हुआ इसमें हम देखे कि दो पेरेंट्स जो है उपस्थित है, पहला एक मेल पेरेंट्स और दूसरा हमारा क्या है, फीमेल पेरेंट्स। और ये दोनों के सहयोग से क्या बना, जाइगोट का निर्माण हुआ, निषेचन क्रिया हुआ, और निषेचन से क्या बना, तो फिर भ्रूण का विकास हुआ, और भ्रूण जो है कहाँ पला, तो गर्भ में पला, यानी फियोटस में जाकर के पला, और उससे फिर क्या हुआ, बच्चा जो है शरीर से बाहर आ गया, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हम देखें कि एक जो कोशिका है, यानी एक पेरेंट सेल है, यानी क्या है, पेरेंट सेल है, और ये दोनों सेल का क्या बना, एक नया सेल बना, है ना। और यही सेल से क्या हो रहा है, एक नए संतान की उत्पत्ति हो रहा है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रत्येक कोशिकाओं का जो निर्माण होता है एक तरीके से क्या होता है, एक उसके पुराने, एक कोशिका से ही होती है, क्या होती है, एक कोशिका से ही उसकी एक विकास होता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक भी कहा था कि कोशिका की उत्पत्ति, यानी इसमें क्या कहा था इन्होंने कहा था कि कोशिका की उत्पत्ति जिस भी प्रक्रिया से हो, इन्होंने क्या कहा था जी, कि कोशिका की उत्पत्ति, इन्होंने कहा था कि कोशिका की उत्पत्ति, कोशिका की उत्पत्ति, कोशिका की उत्पत्ति जिस भी प्रक्रिया से हो, जिस भी प्रक्रिया से हो, कोशिका की उत्पत्ति जिस भी प्रक्रिया से हो, उसमें मुख्य भाग, उसमें मुख्य भाग केंद्रक का होगा, केंद्रक का होता है, केंद्रक का होता है। लेकिन यहां पे इन्होंने क्या कहा, पहले कहा, इन्हें दोनों ने मिलकर के कहा था, स्लाइडर एवं समान दोनों ने मिलकर के कहा था कि प्रत्येक कोशिकाओं का जो निर्माण होगा एक तरीके से कोशिकाओं से ही होगा, और इसमें हम क्या लिए, एक तरीके से पेरेंट से लिए, और दूसरा क्या लिए, पेरेंट में मेल और फीमेल दोनों मिल के लिए, और इसमें हमारा क्या होगा, तो जाइगोट हो गया, दूसरा क्या होगा, एम्ब्रियो। एंड जाइगोट जो दोनों का एवं ओवम सेल जो है, इसमें क्या निकला, दोनों का मतलब क्या विकास हुआ। जैसे कि देखिए पेरेंट्स मेल में क्या पाए जाते हैं, तो मेल में स्पर्म पाए जाते हैं, ठीक है। यानी हमारा एक हो गया स्पर्म सेल, दूसरा क्या हो गया, तो ओवम सेल। यानी ये दोनों सेल के मिलने के बाद से हमारा क्या हो गया, तो जाइगोट बना, और जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फियोटस, और फियोटस से भी क्या बना, चाइल्ड। यानी एक तरीके से हमने देखा कि हमारा एक क्या है, प्रोसेस है, क्या है बाबू, प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज, किसी भी कोशिकाओं को एक मतलब पुराने कोशिका से, यानी कहने का मतलब पुराने कोशिका से नहीं, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, डिसाइड यहाँ पे करना है कि हमारा जो कोशिका है, हमारा जो एक कोशिका है, चाहे हमारा जो शरीर बन रहा है एक तरीके से कोशिकाओं से ही बन रहा है। और किसने बताया, तो स्लाइडर एवं समान, स्लाइडर एवं समान ने दोनों ने डिसाइड करके बताया कि प्रत्येक जो शरीर कोशिकाओं जो बनते हैं एक तरीके से कोशिका से ही इसका क्या होगा, निर्माण होगा। और इन्होंने इसमें खास बात क्या कहा था, कोशिका की उत्पत्ति जिस भी प्रक्रिया से हो, कोशिका की उत्पत्ति जिस भी प्रक्रिया से हो, उसमें खास बात किसका रहेगा, तो उसमें मुख्य भाग जो होगा किसका रहेगा, तो केंद्रक का होगा। किसका होगा जी, केंद्रक का होगा। यहां तक समझने में किसी को कोई समस्या, यहां तक किसी को समझने में कोई समस्या? चलिए तो आज यहीं तक अलविदा कहेंगे आप सभी को, इसके बाद फिर अगले क्लास में मिलेंगे। आज इतना ही के लिए, ठीक है। बाकी आप कोई भी अगर डाउट हो, समस्या हो तो कमेंट में मैसेज कीजिएगा, बाकी रिप्लाई हो जाएगा, नहीं तो जल्दी ही फिलहाल टेलीग्राम चैनल बनेगा आप सभी का। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं है, तो अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, यानी कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, है ना। चलिए ठीक है, आज इतना ही तक, तब तक के लिए सबको धन्यवाद, थैंक यू। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।